और यह वीडियो नंबर सेकंड इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने लास्ट यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था कि आखिर किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी एक्टिविटी का हम वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हम किसी एक प्रोडक्ट का या फिर कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करते हैं, ताकि हम पूरी इकोनॉमी को एक तरीके से नाप सके कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, कितनी है, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट के नंबर्स को काउंट नहीं करते, बल्कि उनके रुपीज़ में वैल्यूएशन कितना है इसको काउंट करते हैं। तो उस चीज़ में यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि आप जितनी भी प्रोडक्ट आपने इकोनॉमी में बना रहे हैं या फिर कोई भी सेक्टर में बना रहे हैं, तो उसको आप एक तरीके से ऐड करें, उसको आप वैल्यूड करें, उसको आप मापें नहीं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज हैं उसको ही आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो फाइनल गुड और फाइनल सर्विसेज का क्या मतलब हुआ? फाइनल गुड और फाइनल सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि देखिए, कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन प्रोड्यूस हुआ, कॉटन से फिर धागा बनता है, धागा बन गया, और धागा से फिर जाकर कपड़ा बनता है जो कि मार्केट में बिकता है। तो अगर कपड़ा आप जाकर खरीदते हैं तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अगर आप जाकर धागा खरीदते हैं मार्केट से तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन आप अपने घर में सिलाई के लिए धागा खरीदते होंगे तो उस कंडीशन में ये धागा फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप कपड़े जाकर खरीदते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट ये है कपड़ा, और उस समय में आप अलग से इस धागे का वैल्यूएशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे और इस कॉटन के वैल्यूएशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये होता है क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप जब कपड़े का दाम देते हैं तो उस दाम में आपका धागा का भी कीमत होता है इंक्लूडेड, आपके कॉटन का दाम भी इंक्लूडेड होता है। उस पूरे प्रोसेस में जितना भी पैसा खर्च हुआ या फिर लोगों ने जितनी भी प्रॉफिट कमाई, वो सभी चीज़ें उस कपड़े के दाम में इंक्लूडेड होती है। इस वजह से इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि कोई फार्मर है जो कि वीट बेचता है, वीट प्रोड्यूस करता है और वो 8 रुपये बेचता है, 8 रुपीज़ पर केजी बेचता है, और इससे फिर जाकर वीट फ्लोर बनाया जाता है जो कि 10 रुपये केजी बिकता है, और फिर वो आगे चलकर एक कंपनी खरीदती है जो कि उसका बिस्किट बनाकर 60 रुपये में बेच देती है। तो इस तरीके से जब हम बिस्कुट को वैल्यूएशन करते हैं और उसको ऐड करते हैं एज अ प्रोडक्ट, तो उसके बाद हम इसको नहीं नापते हैं और इसको नहीं नापते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब हम बिस्कुट का दाम देते हैं तो बिस्कुट के दाम में आपके इस प्रोसेस का भी वीट से वीट फ्लोर बनाने का भी प्रोसेस इंक्लूडेड होता है, इसका कीमत भी इंक्लूडेड होता है, और उसके पहले जो भी वीट बनाने में जो भी खर्च हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, सारा प्रोसेस उसका दाम भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इस वजह से हम इन सभी तीनों को अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो बिस्कुट कंपनी है जो फ्लोर यूज़ करती है या फिर शुगर, ऑयल, जितने भी चीज़ें वो यूज़ करती है अपने प्रोसेस में, उन सभी का जो दाम है इस बिस्किट के दाम में इंक्लूडेड होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई कंपनी जो है वो बिस्किट बना रही है तो सिर्फ उसमें आटे का यूज़ करेगी, उसके अलावा बहुत चीज़ें यूज़ करती है, जैसे तेल यूज़ करती है, बिजली यूज़ करती है, और भी चीज़ें यूज़ करती है। तो उन सभी चीज़ों को अलग से इकोनॉमी में ऐड नहीं किया जाता है, केवल फाइनल प्रोडक्ट जो निकलता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसी को ऐड किया जाता है और उसी के हिसाब से वैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को क्यों काउंट किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो सभी चीज़ें उसके पहले प्रोसेस में यूज़ की गई हैं, उनका जो वैल्यू है वो पहले ही से इंक्लूडेड है उन सभी चीज़ों में, और इसी वजह से हम उसको ऐड नहीं करते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को हमने सिंपली समझ लिया। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। तो देखिए, जो वैल्यू है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट या फिर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए किसी एक खास सेक्टर द्वारा एक खास ईयर में, वो उसके सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को बताते हैं। और जो टोटल प्रोडक्शन का एडिशन है तीनों सेक्टर्स का, उसको मिलाकर हम कहते हैं क्या? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, और
जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, इसमें कितना फाइनल प्रोडक्ट बना, इसमें कितना फाइनल प्रोडक्ट बना और इसमें कितना फाइनल प्रोडक्ट बना, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें एक आंकड़ा मिलता है जिसे कि हम जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आखिर ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी कहने का मतलब, जीडीपी से ये मतलब है कि एक देश में एक साल के अंदर कितनी मात्रा की कितनी कीमत की कोई भी वस्तुएं बनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में अगर कंप्यूटर बनता है तो कंप्यूटर का कीमत हम जोड़ देंगे, कंप्यूटर प्लस अगर हमारे देश में बिस्किट बनता है तो बिस्किट का कीमत जोड़ देंगे प्लस, और उसमें अगर हमारा कपड़ा बनता है तो कपड़ा का क्लोथ का कीमत जोड़ देंगे प्लस, और प्लस जितनी भी सारी चीजें हमारे देश में बनी है सभी को हम जोड़ देंगे। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बात हो रही है, रॉ मटेरियल की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जो भी फाइनल प्रोडक्ट हमने यूज किया है, मेरा मतलब है बना है हमारे देश में, उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें एक आंकड़ा मिलता है जिसे हम जीडीपी कहते हैं। तो आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे कि इस देश का जीडीपी इतना परसेंट बढ़ा, इस देश का जीडीपी इतना परसेंट बढ़ा। तो जीडीपी यही है कि हमारे देश में जितनी भी चीजें बनी उन चीजों का कीमत कितना था। तो उसी तरीके से आप देखेंगे तो चाइना में बहुत बड़ा है जीडीपी इंडिया से, क्योंकि वहां पर जो चीजें बनती है वो उन सभी चीजों का जोड़ का जो आंकड़ा है वो इंडिया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, उनकी कीमत का आंकड़ा इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो देखिए इंडिया में जो ये पूरा प्रोसेस है काउंट करने का, जीडीपी काउंट करने का, या फिर कौन सेक्टर किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेल्प से सभी इंडियन स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज में ये एक तरीके से सर्वे करती है, कैलकुलेशन करती है, और सभी फिर अंतिम में जाकर हमें गुड्स और सर्विसेज और उनके प्राइसेस को बताती है, और उसके बाद हमें जीडीपी का आंकड़ा देती है। तो इसके बाद एक और टॉपिक इसी में हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, यानी इतिहास में जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या चेंजेस आया है पहले। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री आज हम कहते हैं उनके अगर हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआती दिनों में वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस वहाँ पर चल रहा था, तो उस समय में जो प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर इकोनॉमी का हुआ करता था। तो आज के अगर आप 20-30 साल पहले के इंडिया को देखें तो आज के 30 साल पहले इंडिया में भी जो एक तरीके से लीडिंग सेक्टर होता था, मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर होता था, वो प्राइमरी सेक्टर होता था। लेकिन आज आप देखेंगे तो आज ऐसा नहीं है। आज हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसके बाद बहुत तरह के चेंजेस आए वहाँ के सोसाइटी में, वहाँ के इकोनॉमी में। तो उसका रीज़न ये था कि देखिए फार्मिंग में जो चेंजेस आए और एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो ज़्यादा पैसे कमाने लगा, ज़्यादा लोग रिच होने लगे, लोगों को ज़्यादा अच्छा मुनाफा होने लगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो अब दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे, क्योंकि उनके पास पैसे थे और वहाँ पर बहुत बड़ी एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में फूड भी प्रोड्यूस हो रहा था, बहुत चीज़ें हो रही थी। तो अब लोग दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे, और इस वजह से दूसरे जो क्राफ्ट्स पर्सन्स थे या फिर ट्रेडर्स थे उस रूप में काम करने लगे। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप कहीं पे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो उस प्रोड्यूस चीज़ों को एक तरीके से ट्रेड भी करना होता है, कि कहीं जाकर उनको बेचना होता है, उसके लिए मार्केट देखना होता है। तो उन चीज़ों में लोग जाकर इन्वॉल्व होने लगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स के रूप में काम करने लगे, दूसरी एक्टिविटीज़ में जाकर वो काम करने लगे प्राइमरी सेक्टर के अलावा, यानी प्रोडक्शन के अलावा। इसके अलावा लोग आर्मी में जाने लगे, एडमिनिस्ट्रेटरशिप में जाने लगे। इस तरीके से बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में जाने लगे जो कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं थी। और इसके बाद इस स्टेज तक, यानी इस समय तक जो चेंज हो रहा था उसमें जो ज़्यादातर जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, और ये मेनली प्राइमरी सेक्टर से आते थे, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। यानी कि अभी हम जैसे देखते हैं इंडिया में, आप देखिएगा तो इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें अभी जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में है। उसी तरीके से वहाँ पर भी वही स्थिति थी। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, करीब 100 सालों बाद, तो जब मैन्युफैक्चरिंग का नए मेथड आने लगे, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा और भी चीज़ें होने लगी, तो फैक्ट्रियां आ गई और एक तरीके से वो एक्सपेंड होने लगी। तो जो लोग पहले फार्म्स में काम किया करते थे,
दिहाड़ी मजदूर के रूप में या फिर हमारे जो लेबर्स के रूप में काम करते हैं, जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे, वो अब वहाँ से शिफ्ट होकर अब बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज में काम करने लगे। और जो लोग थे वो फैक्ट्रियों से बने हुए चीज़ों को यूज़ करने लगे सस्ते दामों पर, क्योंकि आप जानते होंगे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि देखिए जब ब्रिटेन में सस्ता प्रोडक्शन होने लगा था तो लोग सस्ते होने की वजह से ब्रिटेन के चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे थे मुकाबले की इंडिया में जो चीज़ें बन रही थी। जैसे एग्जांपल में आप कपड़ा का व्यापार ले सकते हैं कि इंडिया का एक तरीके से एक समय में डोमिनेंस था कपड़ा के मार्केट में, लेकिन जब ब्रिटेन से सस्ती चीज़ें आने लगी तो लोग उसको ही ज़्यादा खरीदने लगे, चाहे वो इंडिया में हो या फिर वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में। तो यही चीज़, इसी चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके साथ ही जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था वो धीरे धीरे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता गया। और क्योंकि इस सेक्टर में प्रोडक्शन की जो वैल्यूएशन था वो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा हो गया और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बड़ी संख्या में जनरेट हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस सेक्टर में काम करने लगे। तो देखिए ओवर टाइम ये जो शिफ्ट हुआ था, इस शिफ्ट में आपने देखा कि किस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर था वो मेन डोमिनेंट सेक्टर से मूव होकर अब हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था वो बन चुका था। लेकिन अगर हम पिछले 100 साल में देखें तो पिछले 100 साल में भी एक और चेंज हुआ है, जिसमें जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का डोमिनेंस कम होकर अब जाकर हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में टर्शियरी सेक्टर ही डोमिनेंट है। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है टोटल प्रोडक्शन के मामले में। और ज़्यादातर जो वर्किंग लोग हैं वो इसी सेक्टर में काम करते हैं और ये एक तरीके का जनरल पैटर्न देखा गया है सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इंडिया में तो अभी एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं है, अभी ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। और तो यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया। आपसे ये सवाल किया जा रहा है, ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। क्या इंडिया में इसी तरीके के चेंजेस हुए हैं जैसा कि हमने डेवलप्ड कंट्रीज में ऑब्जर्व किया? इस चीज़ को हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे। तो देखिए ये जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।